एस्पिरेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम का इकोनॉमी एंड लिटरेचर। मतलब अर्थव्यवस्था कैसी थी और कौन कौन से लिटरेचर मतलब कौन कौन सी बुक्स उस टाइम पे लिखी गई थी। ये हमारा आज का टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिलीव में आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और आज की जो वीडियो बनी है इसका सोर्स आपका रहेगा तमिलनाडु हिस्ट्री बुक। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर पेन हाथ में ज़रूर लें, नोट्स साथ में ज़रूर मेंटेन करें, बिकॉज एक बार आपके नोट्स बन गए फिर उसके बाद आपको टेंशन नहीं रहती है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम में अर्थव्यवस्था कैसी थी या इकोनॉमी सेक्शन कैसा था। सो फर्स्टली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, देन लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। अब सबसे पहले कोई भी राजा आएगा वो पहले अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा, खुद को थोड़ा पावरफुल बनाएगा, अपना थोड़ा रुतबा बढ़ाएगा, है ना। उसके बाद वो बाद में लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स लाएगा, यानी ज़मीन जो होती है, भूमि जो होती है, उससे रिलेटेड सुधार आएंगे। ठीक है, भूमि सुधार आप कह लीजिए। तो इसमें भी जो लैंड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इक्ता लैंड, एक है खलीसा लैंड और एक है इनाम लैंड। इक्ता लैंड कौन सी होती थी ये तो आपको पता ही है, अब शुरू से इक्ता इक्ता करते आ रहे हैं हम, तो ये आपको काफी अच्छे से पता चल गया होगा। लैंड्स ऑफिशियल्स एज इक्ताज इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ देयर सर्विसेज, वो जमीनें जो ऑफिशियल्स को दी जाती थी इक्ता की फॉर्म में। उनको अब देखिए जो क्या होता था, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जो मिलिट्री में लोग थे, आर्मी में लोग थे, ठीक है, उनको कैश पेमेंट तो करते नहीं थे सोल्जर्स को, तो उनको थोड़ा सा लैंड का हिस्सा दे देते थे। अब उस सोल्जर ने क्या करना है, उस लैंड से जितना भी रेवेन्यू आता है वो सारा इकट्ठा करना है, जो भी उसकी सैलरी बनती है वो अपने पास रख लेनी है। उसके अलावा जो भी सरप्लस अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो स्टेट में जाके जमा करवा देना है। ठीक है, तो इस तरह की लैंड का जो हिस्सा दिया गया उसे कह दिया इन्होंने इक्ता लैंड। सेकंड है खलीसा लैंड। अब खलीसा लैंड क्या होगी, लैंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान, जिसपे डायरेक्ट सुल्तान का रूल चलेगा, डायरेक्ट सुल्तान का कंट्रोल, और किसी का कंट्रोल नहीं। अब यहाँ तो सोल्जर्स का कंट्रोल हो गया ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो सुल्तान का कंट्रोल होगा। रेवेन्यूज कलेक्टेड स्पेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रॉयल कोर्ट, जो भी यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा खलीसा लैंड से, उससे सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस होगी जो दरबार है, रॉयल दरबार है उसका, जो राजा का दरबार है, सुल्तान का दरबार है उसका। थर्ड आता है इनाम लैंड, लैंड ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धर्म से संबंधित जो भी नेता होंगे, ठीक है, उनको जो जमीन दी जाती थी उसे कह देते थे इनाम लैंड। तो देखिए काफी इजी है। इक्ता लैंड का आपको पता है, इनाम लैंड मतलब इनाम के रूप में दे दी, बची खलीसा लैंड वो राजा की अपनी हो गई। ठीक है, तो अब हमने थोड़ी लैंड के बारे में पढ़ लिया, हम आगे क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें रहता है वो है पीजेंट्स का। तो सबसे पहले तो हमें पीजेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पीजेंट्स क्या होते हैं? पीजेंट्स होते हैं किसान। तो किसानों की स्थिति कैसी थी, कितना वो वहाँ पे टैक्स देते थे, वो सब हमें पढ़ना है। सबसे पहले आता है 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू। अब जो किसान थे इनको 1/3 जो प्रोड्यूस का था, प्रोडक्शन जो होगी, उत्पादन जो होगा, वो लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में देना पड़ेगा। समटाइम्स हाफ, कई बार हाफ 50% भी देना पड़ता था। 50 किलो आपकी प्रोडक्शन हो रही है, 50 kg प्रोडक्शन हो रही है, तो 25 kg आपको राजा को देनी पड़ेगी, कई बार ऐसा भी होता था। प्लस अदर टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे। प्लस फेमीन, अकाल पड़ गया, विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल, जिसकी वजह से किसानों की लाइफ काफ़ी दुखी हो गई थी, काफ़ी दुख भरी हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का। तो इन दोनों ने ही क्या किया, इन दोनों ने मिलकर एफर्ट्स किए टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा इंक्रीज करो, थोड़ी अच्छी बनाओ, है ना। तो इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। इन दोनों ने तकवी लोन्स दिए ताकि अच्छी प्रोडक्शन हो, लोगों को बताया कि आप इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो, है ना। वो सब कुछ चीज़ें जो भी थी, सीड्स वगैरह, वो सब हुआ यहाँ पे। अब मेन चीज़ ये आती है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उन्होंने अलग से एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बनाया, जिसे दीवानी कोही कहा गया। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, हॉर्टिकल्चर, बागवानी का काम संभाला। ठीक है, तो काफ़ी इन चीज़ों को प्रमोट किया। अब देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऐसी लिखी हुई हैं जिससे पता चलता है कि ये सब चीज़ें भी उस टाइम हुआ करती थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, ये फ्लॉरिश हुए उस टाइम पे, बड़े फैले, है ना। नेक्स्ट आता है सिल्क इंडस्ट्री, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर होता है रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका उत्पादन, ताकि रेशम जो है वो हो सके। इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पेपर इंडस्ट्री ग्रो हुई, लेदर इंडस्ट्री ग्रो हुई, मेटल क्राफ्ट, कार्पेट वीविंग, ये सब फ्लोरिश हुआ उस टाइम पे। ठीक है, सो ये तो हमने पढ़ लिया। देखिए इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत, बट अभी भी हमारा इकोनॉमी सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है रॉयल कारखानास। तो उस टाइम पे रॉयल कारखानास भी होते थे,
कारखाने टाइप जहाँ पे सप्लाई इकट्ठी की जाती थी। तो अब ये थे क्या? सप्लाइड द गुड्स नीडेड टू सुल्तान एंड हिज हाउस होल्ड। सुल्तान को कोई चीज चाहिए, रॉयल कारखाना से जाएगी। उसके घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को कोई चीज चाहिए, रॉयल कारखाना से जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सुल्तान काफी लग्जरियस लाइफ जीते थे, प्लस नोबल्स की लाइफ भी काफी लग्जरियस थी। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वाइनेज के बारे में देख लेते हैं। सिक्कों का क्या रूल रहा? क्वाइनेज मतलब जो सिक्कों का इस टाइम पे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया, डिवॉल्व हुए, विकास हुआ, सिक्कों का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा चल पड़ा। इल्तुतमिश ने सिल्वर टंकास जो है वो निकाले थे। सिल्वर टंका हम पढ़ते हैं ना, तो वो इन्होंने निकाले। खलजी रूल के टाइम में एक सिल्वर टंका 48 जित्तल्स के बराबर हो गया। तुगलक रूल के टाइम में एक सिल्वर टंका 50 जित्तल्स के बराबर हो गया। फिर अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया? देखिए, इल्तुतमिश ने तो सिल्वर टंका लाए, अलाउद्दीन खलजी ने गोल्ड कॉइन्स लाए जिन्हें दिनार कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? टोकन करेंसी लाए, प्लस 25 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय हिम। 25 तरह के सोने के सिक्के भी इन्होंने इशू करवाए थे। ठीक है, देखिए बेसिक सी चीजें ये पता होना चाहिए। इल्तुतमिश कौन से कॉइन्स लाए, अलाउद्दीन खिलजी कौन से लाए, मोहम्मद बिन तुगलक कौन से लाए, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। अब अर्बेनाइजेशन होता है शहरीकरण के। शहरों का क्या रहा? उस टाइम ग्रामीण इकोनॉमी थी हमारी या शहरों पे बेस्ड थी। सो अ नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स हैड ग्रोन। बहुत सारे सिटीज एंड टाउन्स जो है वो इस टाइम पे ग्रो हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे लाहौर है, मुल्तान है, जौनपुर हमने जाना जौना खान के नाम पे की मेमोरी में, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनकी मेमोरी में बनाया गया था। दौलताबाद है। तो काफ़ी ज़्यादा टाउन्स जो है उस टाइम पे फ्लोरिश हुए। नाउ इंडिया एक्सपोर्ट करता था काफ़ी चीज़ें। तो ओवरसीज ट्रेड मतलब इंडिया से जो बाहर आ जाएगा या आएगा सामान, तो वो मुल्तानीज एंड अफगान मुस्लिम्स कंट्रोल करते थे। इनलैंड ट्रेड होता है जो अंदर ही होगा, भारत देश में ही होगा व्यापार। तो वो गुजरात मारवाड़ी, जो गुजराती मारवाड़ी थे और मुस्लिम बोहरे थे, वो सब जो है वो कंट्रोल करते थे। तो ये बेसिक चीज़ें में समझाने वाला कुछ नहीं, जस्ट आप एक बार रीड कर लेना। अब देखिए लिटरेचर में तो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा इंपॉर्टेंट कंटेंट। यहाँ पे एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन हम कहते हैं ना, भूमिका बांध दी है मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जितने भी देखिए दिल्ली के सुल्तान रहे हैं ना, दिल्ली सल्तनत में, सबको अरेबिक और पर्सियन लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो सब ने एनकरेज किया पोइट्स को, राइटर्स को। ठीक है, कुछ फेमस हिस्टोरियंस की बात करें दिल्ली सल्तनत के टाइम में, तो वो थे हसन निज़ामी, मिन्हाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरानी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में चल के आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा लिटरेचर के लिए, किसने कौन सी बुक्स लिखी, किसकी लव स्टोरी कौन सी, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो लिटरेचर का मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ बुक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसने लिखी, किस बारे में थी, बस यही पढ़ना है। सबसे पहले आती है तारीख ए फिरोज शाही। किसके द्वारा लिखी गई थी? बाय जियाउद्दीन बरानी। इट कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी थी उनका इतिहास जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आती है तबाकत नसीरी। किसने लिखी है? मिन्हाज उस सिराज ने लिखी है। अ जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज अप टू 1260। 1260 तक जो भी मुस्लिम डायनेस्टीज थी उनके बारे में जनरल सा इतिहास है, कॉमन सी बातें इसमें लिखी गई हैं। फिर आ गए जी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हमने जाना है कि फेमस पर्सियन पोइट थे। यहाँ पे लिखा है फेमस पर्सियन राइटर ऑफ दिस पीरियड। पोइम्स लिखा करते थे, सबाके हिंद। ठीक है, ये एक न्यू स्टाइल ऑफ पर्सियन पोइट्री था जो इन्होंने लिखा था। यहाँ पे ना अपने आई से पहले ऐसे हाइफन लगाना है। सबाकी ई हिंद, अ न्यू स्टाइल ऑफ पर्सियन पोइट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की तरफ जानते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी बुक्स इस टाइम पे लिखी गई हैं। तो ये बुक्स देखिए, इनको आप हल्के में मत लेना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, जैसे खजैन उल फुतूह, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके सभी कॉन्क्वेस्ट, जो उन्होंने जहाँ जहाँ पे जीत हासिल की, उनके बारे में लिखी गई थी। फोर्थ है तुगलकनामा, अमीर खुसरो ने लिखी है। इट डील्स विद द राइज ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक जो थे, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, वो कैसे जो है राजा बने, कैसे वो फाउंडर बने तुगलक डायनेस्टी के बारे में, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जिया नक्शबी। He was first to translate संस्कृत स्टोरीज into पर्सियन। संस्कृत स्टोरीज को पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया था जिया नक्शबी के द्वारा। टाइटल दिया इन्होंने तुतीनामा का। ठीक है, नेक्स्ट आता है बंगाली लिटरेचर। अब थोड़ा बंगाली लिटरेचर का भी इस टाइम पे बड़ा ट्रेंड, ऑल्सो डिवॉल्व, इनका भी विकास हुआ। जो नुसरत शाह थे उन्होंने ट्रांसलेशन की महाभारत की बंगाली में। ठीक है, उसके बाद आता है खामशाह।
अब देखिए ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं है बट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जैसे कलहन की राजतरंगिणी है, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इनको, इनके नोट्स आप जरूर बना लें। अगर आपने पूरी वीडियो में किसी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए ना, ये जो पेज पे इस पेज पे जो कंटेंट है उसके नोट्स बना लें तो भी आपका काम सर जाएगा, ठीक है। तो देखिए खामशाह है, तारीख ही अलाई है, मिफ्ताहुल फुतूह है, ये सब किसने लिखी हैं? अमीर खुसरो ने लिखी हैं। गीता गोविंद, जयदेवा, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वरा, दयाभागा, जिमुता वाहना, फुतूहत ई फिरोज शाही, फिरोज शाह ने अपने आप लिखी है। अमुक्त मालिदा, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देव राय ने लिखी है। आशिका, अमीर खुसरो ने लिखी है, खीजर खान की लव स्टोरी है इसमें। प्रबंधा चिंतामणि, मेरुतंगा ने लिखी है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है। देखिए ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स। आज हमने जो पढ़ा वो था हमारा इकोनॉमी एंड लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो भी उसके साथ रहेगा आई थिंक सोशल लाइफ, वो सब हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट उनको भी बेनिफिट हो इन नोट्स का। एंड कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस जो है उनके प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। चाहे तो आप उन प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स मेकिंग में, राइट। एंड राइट नाउ हम इंडियन ज्योग्राफी एंड मिडिवल इंडिया इन दोनों को कवर कर रहे हैं। जैसे ही ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड दैट्स इट एंड सी यू सून।